The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. भगवान इनकी मन्नतें सुनते रहे क्योंकि छेड़ा जी की मिनी मार्ट चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। एक टीचर जो अदृश्य दानव था, एक गलेरिया जिसने मुल्क को चरा दिया, एक डॉक्टर जो जानवर बन जाता था, बेरहम किस्से, बंदूक से रची गाथाएं, ये सब मिलेगा दी ललन टॉप की नई सीरीज तानाशाह में। जल्द आ रहा है तानाशाह। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में तनाव है। 11 अगस्त की रात वहां के कुछ इलाकों में जमकर हिंसा और आगजनी हुई। वजह एक सोशल मीडिया पोस्ट जिसने कथित रूप से लोगों को आहत कर दिया। ये वो कहानी है जो नियमित अंतराल पर खुद को दोहराती रहती है। क्या हुआ बेंगलुरु में, आपको तफसील से बताएंगे। साथ में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में भी बताएंगे जिसके तहत पैतृक संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार और स्पष्ट हुए। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो, और ये भी बेंगलुरु से ही है। नहीं हमें उनके देवालय की प्रोटेक्ट करें क्या? हमारे देश में धर्म के नाम पर आहत होने और फिर हिंसा करके काल्पनिक दुश्मन से बदला लेने की परंपरा है। बेंगलुरु में जो हुआ वो इससे अलग नहीं था। अमूमन ऐसे वक्त में दूसरे समुदाय के धर्मस्थल बलवाइयों का टारगेट नंबर 1 होते हैं और फिर बात और बिगड़ जाती है। लेकिन बेंगलुरु के इन लड़कों ने ऐसा नहीं होने दिया। बेंगलुरु के डीजे हल्ली पुलिस थाने के तहत पड़ने वाले इलाके में बलवा हुआ। भीड़ मंदिर को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए लड़कों ने मंदिर के बाहर ह्यूमन चेन बना दी। समाचार एजेंसी एएनआई ने इस वीडियो को जारी करते हुए लिखा कि ये लड़के मुस्लिम थे। ये वीडियो हमें उम्मीद से भरता है कि समाज में अगर धार्मिक पागलपन है तो उससे इंसानियत को बचा लेने का साहस रखने वाले लोग भी हैं। और ये भी याद रखना चाहिए इस वीडियो को देखते हुए कि ऐसी ही एक भीड़ थी जिसने मंदिर की रक्षा तो की लेकिन थाने में आगजनी और हिंसा की। तो भीड़ के कई गुट हैं, एक शक्ल ये है, बाकी शक्लें क्या हैं बड़ी खबर में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिन की सुर्खियां। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 60,963 मामले सामने आए और 834 लोगों की मौत हुई। इन्हें मिलाकर कुल मामले हो गए 23,29,639। एक्टिव केस 6,43,948 और ठीक हुए मरीजों की संख्या 16,39,600। कुल मौतों का आंकड़ा हो चुका है 46,091। आईसीएमआर की तरफ से बताया गया है कि 11 अगस्त को देश भर में 7,33,449 सैंपल टेस्ट हुए। इसके अलावा एक अपडेट टीके को लेकर है। रूस में बने टीके को लेकर भारत में बड़ा कौतूहल है। इस बारे में सुनिए कि एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने क्या कहा। अगर रशिया की वैक्सीन सक्सेसफुल होती है और वो हमें क्रिटिकली देखना पड़ेगा कि वो सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है। सेफ़ कि उससे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और एफिकेसी हो कि उससे अच्छी इम्यूनिटी आ रही है और प्रोटेक्शन दे रही है। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक बैठती हैं तो ये बहुत कदम है कि एकदम वैक्सीन मिल सकती है। इंडिया के पास कैपेसिटी है कि उसकी मास प्रोडक्शन कर पाए और इससे जो वैक्सीन जो स्टडीज ट्रायल्स हैं वो और इफेक्टिव हो जाएंगे, वैक्सीन और जल्दी आ जाएगी। दूसरी सुर्खी में बात कांग्रेस पार्टी में एक और टकराव की। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के भीतर की उठापटक खत्म होती उससे पहले ही एक दूसरे कांग्रेस शासित राज्य पंजाब से पार्टी के मनमुटाव की खबरें आने लगी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा के बीच तनातनी चल रही है। पिछले दिनों पंजाब के 3 जिलों में जहरीली शराब से 121 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से बाजवा और एक अन्य कांग्रेस राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह दुल्लो सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आक्रामक हो गए। ये तल्खी तब और बढ़ गई जब बाजवा की सुरक्षा हटा ली गई। इसे लेकर बाजवा ने 11 अगस्त को पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्त के नाम पत्र लिखा और कहा कि अगर मुझे कुछ होता है तो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पंजाब पुलिस के डीजीपी जिम्मेदार होंगे।
साथ ही ये भी कहा कि पंजाब पुलिस की तरफ से दी गई सुरक्षा डीजीपी के आदेश पर रातों रात हटाई गई, इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य हैं। यानी कांग्रेस के नेता कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री और कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री द्वारा अपॉइंटेड डीजीपी पर सवाल उठा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चुप नहीं रहे। बाजवा की बात का जवाब देते हुए बोले कि अगर आपको कोई शिकायत है तो या तो मुझसे कहें या फिर दिल्ली में पार्टी आला कमान से। कैप्टन अमरिंदर ने यह भी कहा कि बाजवा की सुरक्षा हटाने का फैसला मेरा ही था और कहा कि बाजवा अकेले नहीं जिनकी सुरक्षा हटाई गई हो। पुलिसकर्मियों को कोरोना की ड्यूटी में डाइवर्ट किया गया है। साथ ही ये भी कि डीजीपी पर व्यक्तिगत निशाना साधना कांग्रेस की संस्कृति और व्यवहार के खिलाफ है। ये कांग्रेस की संस्कृति और व्यवहार बड़ा दिलचस्प है। कभी झगड़ा होता है, कभी एक दूसरे पर घात प्रतिघात होता है और फिर संस्कृति की दुहाई दी जाती है। ये मामला आगे कहां तक जाता है देखते हैं। तीसरी सुर्खी कोरोना और बाढ़ झेल रहे बिहार से है। यहां से सिस्टम की चुगली करती एक और बात सामने आई। छपरा में एक पुल की अप्रोच रोड उसके उद्घाटन से पहले ही टूट गई। आज यानी 12 अगस्त को यहां के बंगरा घाट मेगा ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले थे। ये खबर आपको कुछ सुनी सुनी लग रही है क्या? इससे पहले 15 जुलाई को इस तरह की खबर आई थी। गोपालगंज में 70 घाट ब्रिज की अप्रोच रोड टूट गई थी। उस पुल का उद्घाटन नीतीश कुमार 16 जून को कर चुके थे। तब काफी चर्चा हुई थी। अब अप्रोच रोड की तरह चर्चा भी नदारद है। ताजा मामले में बैकुंठपुर में सारण बांध टूटने की वजह से बंगरा घाट मेगा ब्रिज की अप्रोच रोड टूटी है। इस पुल की लागत 509 करोड़ रुपए बताई गई। वहीं गोपालगंज के जिस 70 घाट पुल की अप्रोच रोड टूटी थी उसकी कीमत 264 करोड़ रुपए थी। यानी इस बार लगभग दोगुनी कीमत के पुल की अप्रोच रोड पानी का बहाव झेल नहीं पाई। बहाव नहीं झेल पाई, टूट गई। जांच होगी, कैसे होगी आप भी जानते हैं, पर हमें खुशी है कि मुख्यमंत्री उद्घाटन के लिए उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। चौथी सुर्खी अमेरिका से है। नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव होने हैं। रिपब्लिक पार्टी के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वो उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनके मुकाबले डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बाइडेन है। इस बीच जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति के पद के लिए अपने साथी के नाम का ऐलान कर दिया है। अमेरिका में ये प्रावधान है, राष्ट्रपति बताता है कि भाई हमारा डेप्यूटी कौन होगा, और इसके लिए जो बाइडेन ने जिनको चुना है उनके नाम से भारत में काफी दिलचस्पी पैदा हुई। ये कैंडिडेट हैं कैलिफोर्निया की जूनियर सेनेटर कमला हैरिस। इस पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर चुनी जाने वाली वो पहली अफ्रीकन अमेरिकन और इंडियन अमेरिकन है। हालांकि जब डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए नॉमिनेशन की रेस चल रही थी कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन बनेगा, तब जो बाइडेन और कमला हैरिस प्राइमरी इलेक्शंस में आमने सामने थे। जाहिर सी बात है जो बाइडेन उस रेस में जीते, कमला बाहर हुई और अब वो डेप्टी के तौर पर सामने आएंगी। कौन है कमला हैरिस? 55 साल की हैं, जन्म ऑकलैंड में हुआ, कैलिफोर्निया के। उनकी मां श्यामला गोपालन भारतीय मूल की थी। पिता डोनाल्ड हैरिस जमैका से अमेरिका आए थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के एमरिटस प्रोफेसर हैं। कमला हैरिस वकालत के बैकग्राउंड से आती हैं। वो कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल और सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रही हैं। 2016 में उन्हें सेनेट यानी अमेरिकी संसद के लिए चुना गया। कमला हैरिस गर्व से खुद को ब्लैक अमेरिकन कहती हैं। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के बीच नस्ली भेदभाव का मुद्दा फिर से सुर्खियों में आया। ऐसे में कमला हैरिस की उम्मीदवारी को इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। वो डेथ पेनल्टी की विरोधी हैं, पुलिस रिफॉर्म्स की बात करती हैं। वैसे इस नॉमिनेशन पर ट्रंप का बयान भी आ गया। कहा कि वो जो बाइडेन के चुनाव से चकित हैं। उन्होंने कमला हैरिस को मतलबी और सबसे भयानक बताया। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। बात संजय दत्त की करते हैं। 11 अगस्त को ऐसी खबरें आई कि संजय दत्त को तीसरे स्टेज का लंग्स कैंसर है, यानी कि फेफड़े का कैंसर, और वो इलाज के लिए अमेरिका जाएंगे। इस बीच उनकी पत्नी मान्यता दत्त का आधिकारिक बयान आया। उन्होंने शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया। कहा इस दौर को पार करने के लिए ताकत और प्रार्थना की जरूरत है। पिछले कुछ साल में संजू कई स्थितियों से गुजरे हैं। उम्मीद है ये भी दौर बीत जाएगा। मान्यता ने अपने बयान में सीधे तौर पर लंग्स कैंसर का जिक्र नहीं किया। उन्होंने फैंस से अपील भी की कि किसी भी तरह की अटकलबाजी और अनचाही अफवाह से बचें। हम भी यही अपील करते हैं और बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। एक सोशल मीडिया पोस्ट कितनी महंगी पड़ सकती है, पूछिए बेंगलुरु वालों से। वो बताएंगे कि कैसे एक छोटी सी बात पर 200 गाड़ियों को आग लगा दी गई, पुलिस के थानों में तोड़फोड़ की गई, 3 लोगों की जान चली गई, कम से कम 60 पुलिस वाले जख्मी हुए, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। पूरे शहर में धारा 144 लगानी पड़ी। बेंगलुरु को लेकर सूचनाओं की अति हो गई। इस पर आएंगे, पर पहले घटनाक्रम समझ लेते हैं। 11 अगस्त की रात 8 बजे के करीब बेंगलुरु के कुछ इलाकों में खबर पहुंचती है कि पुलकेशी नगर से कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के किसी रिश्तेदार ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट डाली जिसमें इस्लाम का अपमान है। देखते देखते कांग्रेस विधायक के घर के बाहर एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है।
पहले घर को निशाना बनाकर पत्थरबाजी होती है, फिर भीड़ घर में तोड़फोड़ करने लगती है। लेकिन मन नहीं भरता तो घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। इसके बाद लगाई जाती है आग। घटना के वक्त श्रीनिवास मूर्ति अपने घर पर नहीं थे, लेकिन उनकी सुरक्षा में तैनात रहने वाला पुलिस बंदोबस्त था। ये पुलिसकर्मी भीड़ के निशाने पर रहे। शुरुआती खबरों में यह भी कहा गया कि भीड़ आग बुझाने के लिए आ रही दमकल दस्ते की गाड़ियों का भी रास्ता रोके हुए थी। इसके बाद भीड़ उस पुलिस थाने की ओर बढ़ती है जहां कुछ लोगों के मुताबिक आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला शख्स छिपा हुआ था। केजी हल्ली पुलिस थाना। भीड़ थाने को घेर लेती है। मांग रखी जाती है कि पी नवीन नाम के शख्स पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इसी पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने का आरोप है। थोड़ी देर बाद भीड़ पुलिस थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग लगाना शुरू कर देती है। दंगाइयों की संख्या ज्यादा थी तो पुलिस स्टेशन पर ही चढ़ाई कर दी गई। घटना के वीडियो में दंगाई खिड़कियों पर गमले और भारी पत्थर फेंकते नजर आए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसके बाद मौके पर रवाना हुए। इंडिया टुडे में छपी नागार्जुन द्वारकानाथ की रिपोर्ट के मुताबिक बात जब बढ़ी तब कुछ लोग केजी हल्ली पुलिस थाने में नवीन के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे थे, लेकिन कथित तौर पर उन्हें यह जवाब मिला कि अपने स्तर पर मामले को निपटा लो। हिंसा बढ़ते देख पुलिस की टीम डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस थाने के इलाके में पहुंची और भीड़ से जूझना शुरू किया। जब पुलिस ने बल प्रयोग किया तो भीड़ आसपास के इलाके में तोड़फोड़ करने लगी। जिन गाड़ियों में डीसीपी पहुंचे उन्हें भी पलटकर आग लगा दी गई। आधी रात तक स्थिति काबू से बाहर रही। भीड़ की उग्रता लगातार बढ़ रही थी। दंगाई उत्पात मचा रहे थे और तब कर्नाटक सरकार ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया। आदेश मिलने पर पहले पुलिस ने हवाई फायर किया और उसके बाद दंगाइयों को तितर बितर करने के लिए फायर। इस बीच श्रीनिवास मूर्ति एक वीडियो मैसेज जारी करते हैं। कहते हैं कि किसी एक बदमाश की गलती पर एक पूरे समुदाय को हिंसा नहीं करनी चाहिए। दोषी को सजा दिलवाने में हम आपका साथ देंगे। रात 1 बजे के करीब समाचार एजेंसी एएनआई खबर देती है कि सद्भावना यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन और इलाके की कुछ मस्जिदों से जुड़े हुए कुछ लोग श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार के खिलाफ उसी डीजे हल्ली पुलिस थाने में तहरीर देते हैं जहां कुछ देर पहले तोड़फोड़ हो रही थी। रात 2 बजे के करीब स्थिति काबू में आती है। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने बयान दिया कि दंगा और आगजनी गैरकानूनी है। उन्होंने दंगाइयों को चेतावनी दी कि पुलिस को हिंसा से निपटने के लिए फ्री हैंड दिया गया है। हिंसा के कुछ थमने के बाद नुकसान का अंदाजा हुआ। ये बात सामने आई कि पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की जान गई। एहतियातन पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई। डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस थानों के इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। सुबह तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। वैसे बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत का कहना है कि तीनों मौतों के पीछे की जो असली वजह है उसका भी पता लगाया जा रहा है, जांच हो रही है। इस दौरान पुलिस का गुस्सा पत्रकारों पर भी निकला। पत्रकार चिल्ला चिल्लाकर अपनी पहचान बताते रहे, लेकिन पुलिस उन पर डंडे बरसाती रही। इंडिया टुडे के पत्रकार नोलन पिंटू ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी कि जहां उनसे मारपीट हुई वहां कोई बलवाई नहीं थे। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए पुलिस से दूर भागना पड़ा। इंडिया टुडे के अलावा दूसरे संस्थानों के पत्रकारों के साथ भी बेंगलुरु पुलिस ने मारपीट की। पुलिस ने डीजे हल्ली पुलिस थाने पर हुई हिंसा के संबंध में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के नेता मुजामिल पाशा को गिरफ्तार किया। कमिश्नर कमल पंत ने यह भी बताया कि नवीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी कथित पोस्ट पर यह पूरा हल्ला हुआ। साथ ही सुबह 5 बजे तक आगजनी, पत्थरबाजी और पुलिस पर हमले के आरोप में 100 से ज्यादा दंगाइयों को भी गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले आरोपी का कहना है कि उसका अकाउंट हैक कर लिया गया था। पुलिस ने डिलीट कर दी गई पोस्ट को रिट्रीव किया है और अब यह पता लगाया जा रहा है कि पोस्ट किसने और क्यों डाली। अमूमन ऐसी घटनाओं के बाद राजनीति शुरू होती है। वोट बैंक के हिसाब से पार्टियां अपनी अपनी लाइन पर बयान जारी करती हैं, लेकिन कर्नाटक की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस मसले पर सरकार का साथ दिया। सूबे के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए कांग्रेस कर्नाटक सरकार का पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने 11 अगस्त की रात घटे वाकये की निंदा भी की। वहीं जनता दल सेकुलर का कहना है कि ये घटना सोची समझी साजिश थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा उन्होंने शांति की अपील की। साथ ही ये भी कहा कि दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने एक बयान जारी कर यह भी कहा कि हिंसाग्रस्त इलाकों में सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया है। चेन्नई और हैदराबाद से सीआरपीएफ की 6 टुकड़ियां मंगवाई गई हैं। सोशल मीडिया पर किसी बात का बुरा लग जाना नया नहीं है, लेकिन आहत होने को इतना तूल देना कि भीड़ थानों को घेरने लगे, लोगों के घरों पर पत्थरबाजी करने लगे, ये अनुचित है, गैर कानूनी है। अगर किसी बात पर एतराज है तो उसे दर्ज करने के तरीके हैं, कानून है। धर्म की आड़ लेकर, धार्मिक भावनाओं का हवाला देकर दंगा करना किसी भी लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए। दंगाइयों को पूरी जांच के बाद सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मंगलवार 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति में
हिंदू महिलाओं के अधिकारों और जेंडर इक्वलिटी को लेकर अहम फैसला दिया। इसमें अविभाजित हिंदू परिवार में पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर लंबे समय से चली आ रही कंफ्यूजन की स्थिति को स्पष्ट किया गया। जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने कहा कि बेटों की तरह ही बेटी का पैतृक संपत्ति पर जन्म से ही अधिकार है और ये इस पर निर्भर नहीं होगा कि उनके पिता 9 सितंबर 2005 तक जीवित थे या नहीं। बेटी चाहे इस तारीख से पहले पैदा हुई हो या बाद में, उसका संपत्ति पर अधिकार होगा। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैतृक संपत्ति में बेटियों की बराबरी के अधिकार का समर्थन किया। अब आप पूछेंगे कि ये 9 सितंबर 2005 का क्या चक्कर है। असल में इस दिन से ही हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू हुआ था। संसद ने हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में संशोधन किया था। संशोधित कानून में बेटी को भी बेटों की तरह पिता की संपत्ति में हमवारिस यानी कि को पार्टनर बनाया गया था। लेकिन इसमें एक पेच था। क्या? अगर संशोधित कानून लागू होने से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी है तो बेटी का संपत्ति में अधिकार खत्म हो जाता है, दावा वैलिड नहीं होगा। कानून लागू हुआ 9 सितंबर 2005 से, यानी इससे पहले अगर पिता जिंदा नहीं थे तो बेटी उनकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में केसेस का अंबार लग गया। बहुत सी महिलाएं संपत्ति में अधिकार के लिए कोर्ट पहुंची, लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिला क्योंकि उनके पिता 9 सितंबर 2005 तक जीवित नहीं थे। पूछा गया कि कानून में महिलाओं के अधिकार पिता के जीवित रहने पर क्यों निर्भर हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई विरोधाभासी फैसले सुनाए। 2015 में प्रकाश बनाम फूलवती मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा कि संशोधित कानून 9 सितंबर 2005 तक जीवित पिता और जीवित बेटी पर लागू होगा। फिर फरवरी 2018 में एक और फैसला आया। इसमें जस्टिस ए.के. सीकरी की अगुवाई वाली 2 जजों की बेंच ने कहा कि अगर पिता की मृत्यु 2001 में हुई तो बेटी उसकी संपत्ति में अधिकार मांग सकती है। 2018 में फिर जस्टिस आर.के. अग्रवाल की अध्यक्षता में 2 जजों की एक बेंच ने 2015 वाले फैसले प्रकाश बनाम फूलवती वाले को सही माना। कुल मिलाकर कंफ्यूजन था। एक बेंच कुछ कह रही थी, दूसरी बेंच कुछ कह रही थी। अब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, ये 2015 और 2018 वाले इन फैसलों को पलटता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 की धारा 6 संशोधन से पहले या बाद में जन्मी बेटियों को हमवारिस बनाती है और उसे बेटों के बराबर अधिकार और दायित्व देती है। बेटियां 9 सितंबर 2005 के पहले से पैतृक संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा कर सकती हैं। इसके लिए तब तक पिता का जीवित होना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 20 दिसंबर 2004 से पहले पैतृक संपत्ति बेच दी गई है या गिरवी रख दी गई है या दान में दे दी गई है तो बेटी उस पर सवाल नहीं उठा सकती। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 में ही इस बात का जिक्र है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दोहराया भर है। पैतृक संपत्ति का जिक्र आ रहा है, लेकिन ये होती क्या है कानून के मुताबिक? पैतृक संपत्ति में 3 पीढ़ियां शामिल मानी जाती हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है तो उनके पिता, दादा और परदादा की संपत्ति ये आगे ट्रांसफर होती रहती है। अगर पिता अपनी तरफ से कोई संपत्ति अर्जित करते हैं तो वो पैतृक संपत्ति नहीं कहलाती। इसलिए इस पर पिता का पूरा अधिकार रहता है कि वो खुद की अर्जित संपत्ति का बंटवारा वसीयत में कैसे करें। पिता चाहे तो अपनी अर्जित संपत्ति में बेटी या बेटे को हिस्सा ना दें, कम दें, ज्यादा दें या फिर बराबर दें। अगर पिता की मृत्यु बिना वसीयतनामा लिखे हो जाए तो पिता की अर्जित संपत्ति में बेटी को भी बराबर की हिस्सेदारी दी जाती है। 11 अगस्त के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में की गई अपनी ही टिप्पणी को दोहराया। जस्टिस अरुण मिश्र ने कहा कि बेटा तब तक बेटा होता है जब तक उसकी पत्नी नहीं आ जाती, बेटी आजीवन बेटी रहती है। ये फैसला आया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि घरों में बराबरी का हक सिर्फ एक नारा बनकर नहीं रह जाएगा। ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको सुनाते हैं हबीब जालिब की ये पंक्तियां। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर
नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे, तुम कहो जाम रिंदों को मिलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे, तुम कहो इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारागर दर्द मंदों के बनते हो क्यों, चारागर दर्द मंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। लल्लन टॉप लटक शॉट्स, यहाँ आपको मिलेगा किसी गवैये का गाना, अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या, किसी मस्त मौला का इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, किसी कवि की नाजुक कविता। देखो मैं तो बतला भी दूं, पर वतन ही बेकल है थोड़ा, जो उसके मेरे बीच में है वो इश्क पर्सनल है थोड़ा। किसी मुंहफट कॉमिक की तीखी कॉमेडी और ऐसी ही ढेर सारी परफॉर्मेंसेस की छोटे छोटे शॉर्ट्स। दूसरों के हुनर देखें, अपने हुनर दिखाएं। फॉलो कीजिए लटक को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। अपनी परफॉर्मेंस हम तक पहुंचाने के लिए मेल कीजिए latak.lallantop@gmail.com पर। तो अब सुकून के लिए भटक मत, लटक। पंक्तियां आपने सुन ली। आपको और आपके परिवार को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।